तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कोस्टल प्लेन। तो बाकी मैदान तो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें कोस्टल प्लेन बचे हुए हैं, यानी तटीय मैदान। तो भारत का जो सदर्न हिस्सा है ये ओशियन से कवर्ड है, जिसको हम पेनिनसुलर भी कहते हैं। और इसमें भी कुछ प्लेन्स बनते हैं। ये पूरे प्लेन जो है गुजरात से लेकर के और वेस्ट बंगाल तक इसका निर्माण होता है। तो इनको हम वेस्ट कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं, भारत के तटीय मैदान। अगर हम कोस्टल प्लेन को देखेंगे तो तीन साइड से जो है समुद्र से कवर्ड है। यहाँ पर ये अरेबियन सी आ गया, इधर जो है बे ऑफ बंगाल हो गया, और नीचे इंडियन ओशियन हो गया। तो तीन साइड से जो है ये कोस्टल प्लेन पानी से कवर्ड है। और इसका जो विस्तार है, वैसे तो भारत की ये वाली जो लैंड है टोटल, ये 6100 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ आती है, जो ये मेन लैंड है भारत का। और अगर हम इसमें जो है आइलैंड वाला हिस्सा शामिल कर देंगे, आइलैंड का मतलब जो है अंडमान निकोबार को या लक्षद्वीप को, तो तब टोटल लेंथ भारत में कोस्टल एरिया की 7516.6 किलोमीटर के आसपास में बैठती है। तो ये टोटल जो है लेंथ है कोस्टल एरिया की भारत के अंदर। और इसी तरह से हमने पीछे जो हमारा लैंड लेंथ आती है बॉर्डर की, जो नॉर्थ वाले हिस्से के अंदर आता है, वो इसमें अलग है, ये सिर्फ साउथ वाले की हिस्से है। तो दक्षिण में ये जो मैदान है ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हम अगर हम इसको डिवीजन करेंगे तो डिवीजन के हिसाब से हम इसको पहले तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं कोस्टल प्लेन को। पहला तो हिस्सा हो जाता है इसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी जो पूर्व वाले हिस्से में है। पूर्व वाले हिस्से में ये आता है सारा, ये का पूरा वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसमें ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है तमिलनाडु वाले हिस्से में, इसको हम कोरोमंडल कोस्टल प्लेन कहते हैं। इससे ऊपर ये आंध्रा वाला हिस्सा आ जाता है, और उससे और ऊपर आता है उड़ीसा वाले हिस्से में उत्कल। हमारा जो राष्ट्रीय गान है, उस राष्ट्रीय गान में एक शब्द है उत्कल बंग। तो बहुत सारों को ये पता नहीं होगा कि उत्कल का किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है ये उड़ीसा वाले हिस्से के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आता है कि उसने कहा कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रखा है, तो ये तीन हिस्से हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि मालाबार कोस्ट है किधर है, कोरोमंडल कोस्ट किधर है। तो भारत के जो है ईस्ट वाले हिस्से में कोरोमंडल आता है, और वेस्ट वाले हिस्से में मालाबार आता है। मालाबार भी हम इसमें देंगे। तो ये तीन हिस्से आपने इसमें पढ़ने, कोरोमंडल का एक हिस्सा हो गया, आंध्र वाला दूसरा हो गया, और उत्कल तीसरा हो गया। ये तीन तो जो है पूर्वी वाले भाग में है। और इसी तरह से फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पश्चिम का तटीय मैदान। और इसमें भी जो है सबसे नीचे यानी केरल वाले हिस्से में मालाबार आता है। उससे ऊपर जो है कर्नाटक वाले हिस्से में कन्नडा या कनारा कोस्टल प्लेन आता है। उससे और ऊपर जाएंगे तो ये कोंकण कोस्टल प्लेन है, गोवा से ऊपर और मुंबई के बीच में। और उससे और ऊपर जाएंगे तो ये काठियावाड़ और कच्छ का मैदान आता है। तो इस तरह से जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी हिस्सों में डिवाइड हो रखा है कि कहाँ पर क्या है। और इस तरह से जैसे हम बात कर रहे थे कि इस पूरे कोस्टल प्लेन की वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच में टोटल लेंथ पे जाएंगे हम, तो इट विल बी अराउंड 6100 किलोमीटर। और अगर हमसे ये पूछा जाए पॉइंट वाइज कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो एक रण ऑफ कच्छ, ये जो गुजरात है वहाँ से लेकर के सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक फैला है पूरा
कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। तो एक जनरल डिवीजन हो जाएगा ये कोस्टल यानी तटीय मैदानों का। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन पॉइंट्स पे आते हैं। कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, या कई बार ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। या अब जैसे यहाँ पे तो चित्र दिख रहा है, तुम्हें आसानी है कि वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है। जब एग्जाम में आता है कि किधर मालाबार की साइड है और कोरोमंडल की साइड, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए इनको चित्रों के साथ दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो बना रहे कि हाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए पढ़ने की हमेशा। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप काफ़ी सारा राइटिंग वर्क किया करो, मैपिंग किया करो, क्योंकि हमारे जो ब्रेन की ग्रैप्स करने की एबिलिटी होती है वो मल्टी पैटर्न में ज़्यादा होती है। अगर हमने सिर्फ, कई सारे बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि किताब खोली, हाथ बंद किए, मूवी बंद किया और पढ़ रहे हैं, परंतु ब्रेन उतना बढ़िया से उसे ग्रैप्स नहीं करेगा। अगर हम उस पढ़ने के साथ में उसे लिख भी रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ ड्रॉ भी कर रहे हैं, अगर हम उसमें कुछ और कुछ भी कर रहे हैं, तो जितनी एक्टिविटी पढ़ाई के साथ में जाएगी उतना ज़्यादा वो चीज़ हमारी पकड़ में आएगा, हमारे ब्रेन में आएगा। और आजकल के बच्चे बहुत कम जो है होमवर्क करना पसंद करते हैं, या नोट्स बनाना पसंद नहीं करते हैं, लिखना पसंद नहीं करते हैं, मैप बनाना पसंद नहीं करते हैं, ड्राइंग करना पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए उन्हें याद नहीं होता है। जैसे तुम्हारा ही हाल है, आपको मेमोराइज ही नहीं होते हैं फैक्ट। उसका कारण ये है कि हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कम करते हैं। तो अगर आपको कमांड रखनी है किसी चीज़ में, पकड़ बनानी है, तो आप उनसे ज़्यादा तरीके इस्तेमाल कीजिए जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करेंगे, कई ढंग से चीज़ों को बनाएंगे, तो वो याद भी रहेंगी और लंबे। तो ब्रेन में जो है ऑडियो, वीडियो, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये तमाम चीज़ें जो है इफेक्ट रखती हैं और वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। अगर हमने ताजमहल को सिर्फ पढ़ा है, एक, और अगर हमने ताजमहल को देखा भी है, दो, और अगर हम 10 साल बाद, 15 साल बाद उसके बारे में कुछ बात कर रहे होंगे, तो हम पढ़ा हुआ तो भूल सकते हैं, देखा हुआ नहीं भूलेंगे, और हम उसके बारे में जवाब दे सकते हैं। प्रिपरेशन भी ऐसी है। तो आप लोगों को हमेशा इस, तो ये यहाँ पर जो बनाने की कोशिश होती है या ड्राइंग या मैप लाया जाता है, वो ये है कि आप उसको ध्यान दें, गौर करें, यहीं ऑब्जर्व करेंगे नीचे क्या आ रहा है, फिर बीच में क्या आ रहा है, फिर ऊपर क्या आ रहा है। तो ये आपको जो है उतना, जितनी लापरवाही से हम देखेंगे इसे, उतनी लापरवाही से दिमाग से निकल भी जाएगा। तो ये आप इनका ध्यान रखें। अब अगर हम इसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की कुछ खास फैक्टर पे जाएंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है आती हैं, या हमारे पास फैक्चुअली क्या क्या उसके अंदर रहना चाहिए। तो ये जो है पूरब तटीय मैदान है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरब का, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है यहाँ पे, ये, क्योंकि ये पीछे हमारे पास एक माउंटेन रेंज है जो हमने पीछे डिस्कस की थी, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये भी हमारे पास क्वेश्चंस के रूप में है। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसमें उत्कल कोस्ट हो गया, ये यहाँ पे चिल्का झील है, और ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर साल्टी लेक है, ताजे पानी की खारी झील, क्योंकि इसमें पानी लगातार आता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की खारी झील है, चिल्का लेक। यहाँ पर अभी हम दिखाएंगे वैसे। इसके नीचे जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये आंध्रा कोस्ट है, ये आंध्रा का मैदान है। और इन्हीं पॉइंट्सों पर आपको जो है क्या मिलेंगे बाद में, जो हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, वो। इससे नीचे आप जाएंगे, ये पुलिकट लेक है। इतिहास में इसका उल्लेख सुनते हैं पुलिकट झील का, जहाँ पर जो है यूरोप से कई देशों ने आकर के अपनी जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित की थी, पुलिकट लेक। इसके नीचे जो है ये तमिलनाडु वाला हिस्सा आ गया जिसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। फिर इधर जो है श्रीलंका। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट में है। तो यहाँ अगर आप इसका एक्सटेंशन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है,
तो ये जो है तमिलनाडु से शुरू हो जाएगा अगर हम साउथ से ले रहे हैं, और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है पूर्वी तट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। ये जो हिस्सा है पश्चिम वाला पूरब वाला, इस वाले हिस्से में जो है नदियाँ पूरब पश्चिम से बह करके आती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जैसे आप यहाँ पर इधर देखेंगे, ये जो है गोदावरी नदी आती है, कृष्णा नदी आती है, कावेरी नदी आती है, इधर से महानदी आती है। ये सारी नदियाँ आकर के इस साइड में गिरती हैं। इस साइड में जब ये नदियाँ आकर के गिरती हैं तो ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, नदियाँ बहा करके अपने साथ जितना मलबा लाती हैं वो किसी एक पोर्शन में छोड़ती हैं, और वो जो पोर्शन बनता है वो बन जाता है डेल्टा। ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, और ये उभरा हुआ जो हिस्सा होता है ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होता है, फर्टाइल लैंड होता है ये। तो पूरब की तरफ जो नदियाँ आती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, और वेस्ट की तरफ जो नदियाँ जाती हैं वो बनाती हैं एस्चुअरी। एस्चुअरी एक तरह का गड्ढा होता है, और इन द माउथ ऑफ ओशियन, समुद्र में एक गड्ढे जैसी स्थिति होती है, क्योंकि जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं उनमें ढलान ज़्यादा है, स्लोप। तो जब ये नदियाँ जो है ढलान पे बहती हैं तो तेज़ी से इनमें पानी जाता है, और इसलिए जिस पॉइंट पे गिरती हैं उस पॉइंट पे क्या बना देती हैं, एक गड्ढा। उसी को कहते हैं हम एस्चुअरी। और जो पूरब की तरफ नदियाँ आती हैं ये ढलान पे नहीं है, ये एक तरह का फ्लैट जोन होता है इसमें, इसलिए अपने साथ जो लाती हैं वो छोड़ती रहती हैं एक जगह पे, और वो बन जाता है पूरा एक डेल्टा। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं, और उसका बनने का कारण क्या है। तो कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो इस हिस्से में जो है डेल्टा बनाती है नदियाँ, इसमें महानदी होगी, कृष्णा हो गई, गोदावरी होगी, कावेरी होगी, ये प्रमुख रूप से डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। अब अगर इस डेल्टे की कैलकुलेशन आप करें तो आप ये भी बता सकते हैं कि खेती कहाँ पे होनी चाहिए, एग्रीकल्चर कहाँ पे होना चाहिए। अगर हमें नहीं है पता तो हम इनके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डेल्टा रीजन होता है वो फर्टाइल होता है, और वहाँ पर कृषि गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे इलाके हमेशा खेती के लिए उपजाऊ होते हैं। तो जो डेल्टा हैं ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यानी उपजाऊ होते हैं। और जो कृष्णा का डेल्टा है यहाँ पर इस साइड में, इसको जो है कहते हैं ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। ये दक्षिण भारत का अन्न भंडार है, यानी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स पैदा होती हैं, फसलें पैदा होती हैं, इसलिए दक्षिण का अन्न भंडार बोलते हैं हम इसे। और इसको फिर हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं पूर्वी कोस्ट को। सबसे ऊपर हो गया इसमें उत्कल कोस्ट। अगर आप इस उत्कल कोस्ट की जो है लोकेशन देखेंगे किस किस के बीच में आता है ये पॉइंट, तो ये जो है चिल्का नदी, ये जो है नीचे से जो है उड़ीसा से आ जाएगी, और इसके ऊपर जाएंगे कोलेरू लेक। इन दोनों लेक के बीच में है उत्कल कोस्ट सबसे ऊपर। फिर बीच में आ जाएगा आंध्रा, आंध्रा कोस्ट है कोलेरू लेक, और कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टा बनता है उसके बीच में है। और सबसे नीचे वाले हिस्से में आएंगे कोरोमंडल कोस्ट, ये पुलिकट झील और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। तो इस तरह से हम इसके डिवीजन भी बना सकते हैं। ये जो तीन कोस्ट हैं ये कौन कौन से लेक या लैंड फॉर्म्स के बीच में लोकेटेड हैं। तो ये जो है विशेष पॉइंट्स हो जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन किसी को? अब हम इसमें जो है ये देख रहे हैं आप कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। जब आप मैप के अंदर आएंगे तो इस तरह से आपको ये स्थिति दिखती है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर आता है। और आप जो है यहाँ हमने कहा कि डेल्टा बनते हैं, और ये जो डेल्टा वाला हिस्सा होता है यहाँ पर जो है बंदरगाह आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ये डेल्टा वाले हिस्से जो है उपजाऊ होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स होती हैं,
और जो यहाँ पर जो है पोर्ट्स बने हैं, बंदरगाह बने हैं, उनके डेवलपमेंट का कारण होता है कुछ ना कुछ कि कहाँ पर कोई बंदरगाह बनेगा और क्यों बनेगा। तो ये जो है एरिया जो है बंदरगाहों के लिए जो है उपयुक्त है। यहाँ पर जो है तमिलनाडु का जो मैदान है इसे भी ग्रेनरी ऑफ द ग्रेन्स बोलते हैं हम, यानी यहाँ पे जो है काफ़ी अनाज होते हैं। साउथ इंडिया में मुख्य रूप से जो फसलें होंगी वो इस वाले हिस्से में ज़्यादा होती हैं, खासकर जो है फूड क्रॉप्स। और यहाँ पर चिल्का लेक भी है, ये लार्जेस्ट साल्टी लेक है और इसका जो एरिया है लगभग 1165 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। अगर आप इसे मैप में देखना चाहेंगे तो ये है चिल्का लेक। ये पूरी की पूरी जो है चिल्का लेक है। ये लैगून झील भी बोलते हैं हम इसे, लैगून झील हम उसे कहते हैं जिसमें समुद्र का खारा पानी गिरता है। तो यहाँ से ये जो इसका जो है ये एरिया हो गया, इसके बाद जो है ये बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से कई बार जो है समुद्र का खारा जल पीछे चला जाता है और फिर वो वापस नहीं आता है। तो ऐसी झीलें जिसमें समुद्र का पानी गिर जाता है और वापस नहीं आता है, ऐसी लेक को हम लैगून लेक कहते हैं। तो केरल में बनती हैं ऐसी लैगून झीलें। और ये जो चिल्का लेक है ये भी इसी तरह की, तो ये इतनी बड़ी झील है और खारे पानी की झील के अंदर आती है। दूसरा जो है हम डेल्टा की बात कर रहे थे, तो ये कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है। ये दोनों जो हिस्से बन रहे हैं, ये इधर से जो है एक नदी, ये यहाँ से दूसरी नदी, और बीच में ये पूरा का पूरा जो है हिस्सा इस तरह से तैयार हो जाता है। तो ये कृष्णा गोदावरी का एक्चुअल में बना हुआ डेल्टा है। और ये इसे आप देख रहे हैं ये सारे खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो बीच से नदियाँ और उसके इर्द गिर्द का हिस्सा ये जो है खेती के लिए होता है। और इसके बेसिस पे हम जो है कि इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमने कहा था कि जो नदियाँ होती हैं वो एलुवियल सॉइल क्रिएट करती हैं, तो नॉर्थ इंडिया में बनेगा। साउथ इंडिया में तो ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, तो उसी तरह की चीज़ें बनेगी। तो इस तरह से जो है ये डेल्टा है ओरिजिनल फॉर्म में, ये खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। कारण क्या है उसमें, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स बहा के लाती हैं और वो मिनरल सभी के सभी जो है खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जहाँ पर ये मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं वहाँ पर हमें कृत्रिम रूप से देने होते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में, चाहे यूरिया है, पोटास है, और जो नेचुरल पार्ट है हमारे पास दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स यानी गोबर। तो ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की विशेषताएं हो जाएंगी। क्लियर है सबका? तो ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम इसमें जो है पश्चिम वाले हिस्से में चले जाते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो जो पश्चिम के तटीय मैदान है, ये आप देख रहे हैं, इसको अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे तो ये पूरा मैदान के रूप में है। और इसमें ये सबसे पहला जो प्लेन आता है मालाबार, फिर इसके ऊपर आता है कोंकण, इसके ऊपर काठियावाड़, कच्छ, और बीच में जो है यहाँ पर कर्नाटका या कन्नड़ा प्लेन भी आता है। तो ये जो मैदान है ये सबसे नीचे केरल से शुरू हो जाएगा और सबसे ऊपर गुजरात तक इस पूरे एरिया में फैला हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर हम इसकी ऑन एन एवरेज लंबाई लेंगे तो करीब करीब 1500 किलोमीटर के आसपास में इसकी लेंथ बैठती है। और जो हमने वेस्टर्न घाट बताया था आपको पूरा, उसकी लेंथ लगभग कितनी बताई थी मैंने? वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी बताई? 1600 किलोमीटर। ये तो पूरा का पूरा उसमें पहाड़ आ जाएगा। और जो मैदान बनता है वो 1500 के आसपास, क्योंकि उसमें जो है पहाड़ वगैरह हटेंगे, तो 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। चौड़ाई जो है ये 10 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच बैठती है, जो इसकी जो है ब्रेथ आती है, तो ये इसकी जो है चौड़ाई बैठती है। और जब आप इसको ओरिजिनल जो है इमेज में देखना चाहेंगे तो ये है इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ये तो समुद्र हो गया, और ये जो हिस्सा बनता है ये,
पूरा, इसको हम कहते हैं मैदान। और इस मैदान में कई तरह की जो है कमर्शियल क्रॉप्स भी होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं किसके पेड़ हैं ये? नारियल, कोकोनट के पेड़ है। तो ये खेती होती है, ऐसा नहीं कि वैसे उग जाते हैं, ये खेती की जाती है बाकायदा। जैसे नॉर्थ इंडिया में आम के बागीचे होते हैं, संतरे के बागीचे होते हैं, इसी तरह से जो है यहाँ पर ये जो है खेती होती है स्पेशली, और इसको इन जगहों पर किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि नारियल अच्छा होता है, नारियल का पानी अच्छा होता है, तो आपको अगर जो है अपना खुद का कंक्लूजन निकालना है कि क्यों अच्छा होता है, नारियल पानी क्यों अच्छा होता है, तो क्या जवाब होगा आपका? क्या कारण है? हैं? क्यों होते हैं उसमें? हमारी पूरी पृथ्वी का सबसे ज्यादा मिनरल, सबसे ज्यादा जो है आ, जो खनिज हैं वो किस में होते हैं? समुद्र में, ओशियन के वाटर में। तो समुद्र का पानी हमारे लिए तो बेकार है, परंतु मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे रिच है। और प्रकृति में ये क्षमता होती है कि वो उस मिनरल्स में से जिसे हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, वो प्राकृतिक के तरीके से उसे वो अच्छे अच्छे मिनरल्स ले सकते हैं, जिनका आदमी क्या कर सकता है? उपयोग। तो इन पौधों में वो क्षमता है कि वो समुद्र के उन तमाम खनिजों में से उस मात्रा में वो मिनरल्स लेते हैं जो हमारे को सूट करते हैं। तो जो है कोकोनट में उस तरह की जो सारी चीज़ें आ जाती हैं, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए वो नेचुरल है, हमारे शरीर को उससे कोई नुकसान नहीं है। तो मेन बात क्या हो गई है कि जिस मिट्टी में वो चीज़ पनप रही है उसमें खनिज कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, तभी तो ज़्यादा उतने बेहतर हो जाएंगे वो। और अगर वो मिनरल्स ही नहीं है तो फिर वो चीज़ें जो है आएगी नहीं उस खाने में। यही कारण देखते हैं कि बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो साउथ में होती हैं और इन इलाकों में होती हैं। जैसे जो है आप हॉट स्पाइस देखते हैं, गरम मसाले, गरम मसाले भी जो है केरल और इन जगहों पर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो है केसू नट, काजू, वो भी जो है इधर ही होता है। तो ये सारे रीजन है कि जिस जगह पर जो चीज़ पैदा हो रही है उस सॉइल में कितने प्रकार के मिनरल्स हैं। हमारे खाने में जो तमाम नेचुरल वेजिटेशन खाना है, वेजिटेरियन खाना जो हमारा है, उसमें से सबसे बढ़िया तरह का खाना माना जाता है सी फूड। सी फूड। अब सी फूड क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसमें मिनरल्स परसेंटेज बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे शरीर में जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये तमाम चीज़ें अगर पर्याप्त मात्रा में आ रही हैं तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी है, ब्रेन अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। और अगर हमारे तमाम खानों में ये चीज़ें नहीं है तो हमारे लिए वेस्टेज हो सकता है। जैसे हम कहते हैं जंक फूड। जंक का मतलब होता है कूड़ा करकट। तो जितना भी हम फास्ट फूड खाते हैं ये जंक फूड बोला जाता है इसे। जंक फूड का मतलब हमारे शरीर के किसी काम का नहीं है, बस टेस्ट होता है उसमें, बाकी कुछ नहीं होता है। तो समुद्र, तो ये जो है इस तरह के जो है कोस्टल प्लेन बनते हैं। जब आप इसको डिवीजन करेंगे तो सबसे ऊपर ये कच्छ या काठियावाड़ का मैदान हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से आता है गुजरात। गुजरात का जो कोस्ट है वो इस वाले प्लेन में आएगा। दूसरा इसके नीचे है कोंकण, ये दमन से लेकर के गोवा के बीच में आता है, और ये कोंकण प्लेन हो गया। तीसरा है कन्नड़ा प्लेन, कर्नाटक का मैदान, ये गोवा से लेकर जो है मैंगलोर तक फैला हुआ है। और सबसे नीचे है मालाबार, ये मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ। तो इस तरह से जो है ये हिस्से जो है पूरे इलाके इस वेस्टर्न हिस्से के अंदर आते हैं। इसमें से जो है सबसे नीचे या सबसे महत्व में से एक है मालाबार कोस्ट। ये मालाबार का जो तट है, इसमें स्पेशल लैंड फॉर्म्स हैं। यानी यहाँ पर जो लैंड फॉर्म्स है वो काफ़ी सारी कट हैं उसमें, यानी काफ़ी सारे जो है कट उसमें आते हैं, टेढ़े मेढ़े मूवमेंट्स उसके अंदर आते हैं।
तो यहाँ पर ये जो टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा है वहाँ पर झीलें बनती हैं, और उन लैंड फॉर्म्स को, उन झीलों को हम जो है कयाल बोलते हैं। कयाल, ये जो कयाल है ये एक्चुअली में समुद्र का पानी आ जाता है इसमें और वापस नहीं जाता है, तो वो एक तरह की लेक्स बन जाती हैं या लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। इन लैंड फॉर्म्स का इस्तेमाल जो है यहाँ पर एक तो फिशिंग के लिए करते हैं, यानी मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इसमें बोटिंग होती है, बोटिंग। तो यहाँ पर साउथ में, केरल में जो है कई सारी जो है नौकायान के जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं। जैसे उत्तर भारत में अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, साउथ में इसी तरह के जो है कई मेले होते हैं। तो ये जो कयाल हैं इसमें जो है मछली पकड़ने का काम और बोटिंग का काम मुख्य रूप से होता है। और हमारे पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि कयाल होता क्या है, तो ये लैंड फॉर्म्स ही है, इसके कारण है। अब इसके अलावा जो ये वेस्टर्न कोस्ट है इसमें जो है बंदरगाह भी हैं बहुत सारे। तो पूर्वी क्षेत्र में भी हैं बंदरगाह, पश्चिमी क्षेत्र में बंदरगाह। बंदरगाह होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे जो है एक तो जो है वो एक ऐसा एरिया हो जहाँ पर समुद्र का पानी आता हो, रुकने के लिए कि हिस्सा होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं होता कि सीधा फ्लैट एरिया में जो है पोर्ट बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ नेचुरल कंडीशन वहाँ पर होनी चाहिए। और इसीलिए जो है पूरे इस हिस्से में जो है बंदरगाहों का भी निर्माण हो रखा है। तो जैसे मुंबई पोर्ट है, यहाँ पर मरमा गांव है, मैंगलोर है, कोच्चि है, ये पश्चिम वाले हिस्से में आने वाले बंदरगाह हैं। और इसी तरह से पूर्वी वाले हिस्से में भी जो है कई सारे पोर्ट हैं, जिसमें जो है नीचे ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु के अंदर है, मद्रास चेन्नई पोर्ट है, उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, पारादीप ये जो है उड़ीसा में आ जाएगा, हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। ये सारे पोर्ट्स हैं। इसको अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहेंगे तो ये हैं पूरे, जो रेड स्पॉट में है ये इधर हो गया पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ये उड़ीसा में है पारादीप, ये जो है आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, फिर ये मद्रास में है एन्नौर, इसी के नीचे है ये चेन्नई वाला, ये सबसे नीचे की तरफ हो गया ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु में, फिर इधर से केरल में हो गया कोचीन, ये कर्नाटक में हो गया मैंगलोर, और गोवा में हो गया मरमा गांव। उसके अलावा जो है मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके अलावा मुंबई पोर्ट, और सबसे ऊपर जाएंगे गुजरात में तो कांडला पोर्ट। ये पोर्ट्स हैं इस पूरे जोन में। तो इनका भी हमें सीक्वेंस, स्टेट, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है, तो ये जो है हो जाएंगे। और आप जो है, मैं कह रहा था कि जो पश्चिम में जो नदियाँ बहती हैं ये इनमें ढलान ज़्यादा है। इसका मतलब जो है ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें हाइट ज़्यादा है, क्योंकि ढलान कहाँ से किधर है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ढलान है। तो जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो उठा हुआ है, इसलिए उसका जो बैक साइड होगा समुद्र की तरफ उसमें क्या होगा, ढलान तीखा होगा। तो जो नदियाँ जब उसमें जा कर के समुद्र में गिरती हैं तो तेजी से गिरती हैं, और इसलिए जिस जगह पर गिरती हैं वहाँ गड्ढा बना देती हैं, तो एस्चुअरी बनती है वहाँ पे। तो ये एस्चुअरी इस तरह से बनती है, जैसे ये नदियाँ ये आ रही हैं, ये इस पूरे हिस्से में जो है ये आ रही हैं, ये इधर से आगे जा रही हैं, तो ये जहाँ गिरेंगी वहाँ ऊपर कोई लैंड फॉर्म नहीं बनती है। जैसे हम पूरब की तरफ देख रहे थे कि नदियाँ अपने साथ लाए गए मलबे से एक पूरा डेल्टा का निर्माण कर देती है। इस जगह पर इस तरह के डेल्टा नहीं बनते हैं। तो वो ये दोनों चीज़ें जो है लैंड फॉर्म के कारण है कि ये वेस्टर्न घाट किस तरह से होगा और ये ईस्टर्न घाट किस तरह से होगा। तो ये जो है पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हो गए हैं भारत के। करेक्ट। तो ये गुजरात के मैदान इस तरह से दिखता है हमें, ये इस पॉइंट पे हमें मुख्य रूप से गुजरात का मैदान दिखेगा। और इसको अगर हम जो है
ये वैसे मैंने पीछे भी आपको बता रखा है कि गुजरात का तट एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है, ये पूरा। इसमें ये जो नीचे एक अंदर की तरफ कट हो रखा है, इसका एक नाम है जिसे कहते हैं कोरी क्रिक। तुम्हारे को क्वेश्चन पूछ रखा है कई बार कि कोरी क्रिक क्या है। तो ये जो है नीचे वाला हिस्सा है, और इसके ऊपर वाला हिस्से में ये यहाँ से लेकर के इधर तक, यानी ये गुजरात वाला कोस्ट है, इसको हम सर क्रीक लाइन कहते हैं। तो जब मैंने पीछे आपको बॉर्डर बताए थे तब भी वहाँ क्लेरिफाई किया था, तो ये क्रीक है। उसके अलावा जो है ये जो हिस्सा आता है इसमें, ये हिस्सा, ये रण ऑफ कच्छ, ये जो है कच्छ का खाड़ी भी हो गया। इधर नीचे वाले आएंगे तो गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी हो जाएगी। तो ये गुजरात वाले हिस्से में गुजरात का मैदान हो जाएगा। उसके अलावा एक कोंकण प्लेन है, अगर पर्टिकुलर देखना चाहेंगे हम तो इतने वाले हिस्से में आता है ये कोंकण का मैदान। ये जो है महाराष्ट्र वाला और गोवा वाला हिस्सा इसके अंदर शामिल होगा। और इसके नीचे आ जाएंगे तो ये कोंकण मैदान ये वाला हिस्सा हो गया। इसके नीचे ये यहाँ पे हो गया कर्नाटक कोस्ट, और सबसे नीचे आ गया फिर ये मालाबार कोस्ट। तो ये हमारे पास जो है तट वाले हिस्से हो गए हैं, जो भारत में तट वाले हिस्से थे और उसके अंदर डिविजन वगैरह थे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन कंफ्यूजन यहाँ से कुछ पूछना है किसी को? तो ये हमारा जो है कोस्टल प्लेन पूरा हो गया। अब लास्ट जो भारत के हिस्से में बचा है वो है इसके अंदर आइलैंड्स, जो द्वीप हैं। तो तब ये पूरा का पूरा जो है भारत का जो है स्ट्रक्चरल डिवीजन पूरा हो जाता है। हिमालय पढ़ लिया हमने, ग्रेट प्लेन्स पढ़ लिया हमने, प्लेट्यूज पढ़ लिया हमने, कोस्टल प्लेन पढ़ लिया हमने, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट पढ़ लिया हमने, और लास्ट बचता है इसके अंदर आइलैंड्स। तो इसमें जो है बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, अरेबियन ओशियन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, और उनके क्या क्या खास फीचर हैं, अंडमान का हिस्सा क्या है, निकोबार का हिस्सा क्या है, ग्रेट निकोबार का हिस्सा क्या है, लक्षद्वीप का हिस्सा क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, 8 डिग्री चैनल क्या है, वो हम उसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है तो वो पूछिए।